जिस तेजस्वी यादव को 2015 में बिहार के लोगों ने बतौर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देखा था, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि वही लोग कहेंगे कि तेजस्वी में जितना परिपक्वता आया है, तेजस्वी यादव में जितना भाषण देने का शैली आया है, तेजस्वी यादव जितना क्राउड पुल करते हैं अपने भाषण से, अपने बात से, अपने व्यवहार से, उतना शायद ही बिहार का कोई नेता कर पाएगा। चिराग पासवान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि चिराग पासवान भयंकर मेहनती आदमी है। चिराग पासवान उनकी पार्टी के टूटने के बाद जितना मेहनत किए, वो मेहनत ये दर्शाता है कि चिराग पासवान हार मानने वालों में से नहीं है। सम्राट चौधरी का जो पहला चीज है वो इतना धांसू है, इतना शानदार है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। सम्राट चौधरी पहली बार किसी को दिखेंगे, उनका जो बोलने का टोन है, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो बात विचार है, उससे सीधा लगता है कि भाई साहब ये तो बड़े नेता हैं ही। लालू यादव ने एम और वाई तक अपने पार्टी को सीमित रखा। तेजस्वी यादव दही चूड़ा याद करिए जाके खा रहे थे पटना के एक भवन में, और उन्होंने कहा था कि जब दही चूड़ा फेंटा जाई तो सर अंदर जाई। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि तेजस्वी ने अपने वोट बैंक में एक और आदमी को, एक और समाज को, एक और ग्रुप को जोड़ने का काम किया। चिराग पासवान के रास्ते में रोड़ा बने उनके अपने चाचा, जिस चाचा को उनके पिता ने राजनीति में लाया। लेकिन चिराग पासवान क्या कहिए, चिराग पासवान डटे रहे, चिराग पासवान बिहार भर घूमते रहे। चिराग पासवान ने मोदी जी के बारे में एक शब्द उल्टा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो भविष्य देख रहे थे। नीतीश कुमार क्या है? 43 सीट पर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है जिस राज्य में 243 को सीट हो? कभी नहीं, नॉट इमेजिनेबल। आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो आदमी बन गया है, 5 साल का कार्यकाल पूरा भी कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो आदमी विजनरी है। जो इमेज मेकओवर तेजस्वी ने किया है, शायद बिहार की राजनीति में इतना रैपिड और इतना फास्ट ग्रोथ किसी भी राजनेता का नहीं हुआ है। और तेजस्वी वाकई में एकदम 25 में सीएम के प्रबल दावेदार हैं। पूछिए कौन नेता अगर वो पासवान जाति का है तो वो कहेगा घर छाप। घर छाप मतलब होता है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो उनको देकर गए हैं, चिराग पासवान की खूबी यही है कि उन्होंने उसको इंटैक्ट रखा है और इसीलिए उनका नाम ज्यादा चर्चा में आता है। निगेटिव पॉइंट ये है कि सम्राट चौधरी बस बोलते ही हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा को कैटर करना चाहते हैं, कैटर कर नहीं पाए हैं, ये दिक्कत की बात है। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपना कोई बेस नहीं बनाया है। एक वक्त पीक आया, मोदी जी का 303 सीट मिला, इस बार जनता ने उनको उनकी हैसियत बता दी। तो तेजस्वी यादव का ये ईगो हमको लगता है उनको हरवा सकता है। तेजस्वी यादव का जातिवाद उनको हरवा सकता है। तेजस्वी यादव हर कई बार देखा गया है कि ऐसा ऐसा काम कर देते हैं जिससे लगता है कि वो थोड़ा बहुत दिक्कत करते हैं। तेजस्वी यादव को अपर कास्ट हरवा सकता है। चिराग पासवान अगर वाकई में संभाल कर रख पाते तो पशुपति पारस उनके ताकत हैं। आज उनके कमजोरी बनकर पूरा जमाना उनको देख रहा है, लेकिन पशुपति पारस उनके ताकत बनकर रह सकते थे। अब चिराग से गलती हुई या पशुपति के दिल में खोट था, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि परिवार का फूट में दोनों आदमी का बराबर का हिस्सेदारी होता है। बिहार में विधानसभा चुनाव में 2025 के लिए मुख्यमंत्री प्रत्याशी कौन होगा और मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, इनमें से सब पर कौन भारी पड़ेगा, इन सब चीजों को लेकर के आए दिन सवाल निकलते हैं और इसका जवाब ढूंढने का प्रयास किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा नेता जो है किस कारण से भारी पड़ सकता है और किस कारण से कमजोर पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल, हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आए दिन चर्चा होती है कि बिहार में मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, लेकिन भारी कौन पड़ेगा? हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे युवा चेहरा तेजस्वी यादव माना जाता है कि मोस्ट एलिजिबल सीएम कैंडिडेट है। तो उनका सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फायदा क्या हो सकता है, मतलब क्या चांसेस है बनने का और क्यों नुकसान होगा? स्ट्रॉन्ग पॉइंट पूछ रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव का नाम आप सबसे पहले लिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। जो भी लोग बिहार के राजनीति को कवर कर रहा है, जिसको भी बहुत इंटरेस्ट होता है इसमें, तो ये बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई आदमी है जो इस बात को प्रूफ भी कर चुका है और जिसके पास तादाद भी है, वो आदमी का नाम तेजस्वी यादव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब समझिए कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। पहली बात तो ये कि तेजस्वी यादव 2015 में विधानसभा का चुनाव जीतते हैं राघोपुर से और पहुंचते हैं विधानसभा में। 2015 का जिसको भी दृश्य याद होगा उसको पता है कि 2015 में प्रशांत किशोर की अगुवाई में महागठबंधन का निर्माण पहली बार हुआ था। और वो लोग जिनको लगता था कि जिस नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ लड़ा है, जिस नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता से हटाने के लिए इतना संघर्ष किया है, वो नीतीश कुमार कैसे लालू यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन ये संभव हुआ और फिर कहा गया कि राजनीति है तो कुछ भी हो सकता है, और ये बात सही भी है। राजनीति है, कुछ हो सकता है, और नीतीश जी के लिए कहा जाता है कि ये दरवाजा हमेशा
खुला रखते हैं, संभावनाओं का दरवाजा कहते हैं उसको। तो नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं और उसमें बनते हैं तेजस्वी यादव डिप्यूटी सीएम। अब डिप्यूटी सीएम बनते हैं तेजस्वी यादव 2015 के बाद, अभी 2024 में हम लोग खड़े हैं, लमसम 9.5 साल बीत चुका है। और जिस तेजस्वी यादव को 2015 में बिहार के लोगों ने बतौर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देखा था, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि वही लोग कहेंगे कि तेजस्वी में जितना परिपक्वता आया है, तेजस्वी यादव में जितना भाषण देने का शैली आया है, तेजस्वी यादव जितना क्राउड पुल करते हैं अपने भाषण से, अपने बात से, अपने व्यवहार से, उतना शायद ही बिहार का कोई नेता कर पाएगा। बहुत लोगों को प्रयास किया गया नेता बनाने का, बहुत लोग के पास विरासत में नेता ही मिला, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, सब लोगों को विरासत में मिला है, लेकिन जो काम तेजस्वी यादव ने किया है वो काम शायद ही कोई कर पाएगा। तो ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। आप 2010 में लौटिए, पहले 2010 में आरजेडी की स्थिति क्या थी, कितना सीट आया था, और 2020 के विधानसभा चुनाव में कितना सीट आया, ये सब बड़ा सवाल है। तो इन तमाम चीजों को जब आप गौर करेंगे वेद बाबू, तो आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी मोस्ट एलिजिबल वाकई में सीएम के कैंडिडेट हैं, और इसका कई वजह है। जैसे लालू यादव ने एम और वाई तक अपने पार्टी को सीमित रखा। तेजस्वी यादव दही चूड़ा, याद करिए, जाके खा रहे थे पटना के एक भवन में, और उन्होंने कहा था कि जब दही चूड़ा फेंटा जाई तो सर अंदर जाई। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि तेजस्वी ने अपने वोट बैंक में एक और आदमी को, एक और समाज को, एक और ग्रुप को जोड़ने का काम किया। और राजनीति मास का चीज है, राजनीति इंडिविजुअल चीज नहीं है। तो तेजस्वी ने यह साबित किया कि उनके पास दिमाग है। तेजस्वी को आप देखिएगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तेजस्वी को आप देखिएगा किसी भी इंटरव्यू में, तो तेजस्वी इतने परिपक्वता से, इतने शानदार तरीके से बात करते हैं कि वो किसी को भी मोह लेते हैं। अब इसका कई पक्ष है, लेकिन जो दिख रहा है कैमरे पर वही बिकता है, जो दिखता है बिकता है, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं आप। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और 9-9.5 साल में तेजस्वी यादव ने जितना अपने छवि में सुधार लाया है, एक टर्म होता है इमेज मेकओवर, जो इमेज मेकओवर तेजस्वी ने किया है, शायद बिहार की राजनीति में इतना रैपिड और इतना फास्ट ग्रोथ किसी भी राजनेता का नहीं हुआ है। और तेजस्वी वाकई में एकदम 25 में सीएम के प्रबल दावेदार हैं। हो सकता है कि वो एकदम अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो कोई राजनीतिक विश्लेषक भौचक्का नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी ने वो काम करके 20 में दिखाया है। और 20 के बाद भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार साथ आए और नीतीश जी फिर अलग हो गए, और उस पर तेजस्वी का क्या रिएक्शन आया, अब तक नीतीश कुमार को वो कुछ नहीं बोले हैं। इन तमाम चीजों पर जो लोग राजनीति को समझते हैं, अगर वो गौर करेंगे तो ये समझने के लिए काफी है कि तेजस्वी यादव कितना दिमाग से काम कर रहे हैं, और 25 में वो प्रबल दावेदार हैं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। निगेटिव पॉइंट क्या क्या हो सकता है जिसके कारण तेजस्वी को नुकसान हो? निगेटिव पॉइंट है टिकट का बंटवारा, निगेटिव पॉइंट है परिवारवाद, निगेटिव पॉइंट है जातिवाद के जंजाल में फंसना। ये 3-4 उनका निगेटिव पॉइंट है। आपको हम समझा देते हैं, बात समझिएगा। अगर लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो लोकसभा में अगर पप्पू यादव को आरजेडी ने टिकट दिया होता, कांग्रेस से पप्पू यादव लड़े होते, तो 2-3 सीट पर फर्क पड़ा होता। एक कम से कम सीट तो उनके खाते में आती, लेकिन वो सीट भी नहीं आई। अब ये अलग बात है कि पप्पू यादव कांग्रेस में चले गए, लेकिन पप्पू यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव के बात को तो नहीं भूलेंगे। और उसका आपको रिजल्ट देखने को मिल गया रुपौली के उपचुनाव में। अगर पप्पू यादव को टिकट मिला होता तो पप्पू यादव अपना सब कुछ लगा देते। यादव मुसलमान वोट वहां ज्यादा है, सबको पता है, लेकिन फिर भी बीमा भारती 3 नंबर पे रही। इसका मतलब क्या था? पप्पू यादव का सिक्का चल गया। तेजस्वी यादव ने जो गड़बड़ी की थी टिकट बांटने में, मतलब इसको टिकट बांटने की गड़बड़ी हम नहीं मानते, इसको हम ईगो इशू मानते हैं। उनके अंदर इस बात का ईगो था कि पप्पू यादव को हम बर्बाद करके दिखा सकते हैं, और तेजस्वी को लगा कि हम इतने बड़े नेता बन गए हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई साहब, ऐसा बात नहीं है। इस पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास में 204 को देश है इस दुनिया में, ब्रह्मांड में 204 देश का पॉलिटिकल स्टडी आप करिएगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सब कुछ हर वक्त कर ही सकता है। एक वक्त पीक आता है, एक वक्त पीक आया, मोदी जी का 303 सीट मिला, इस बार जनता ने उनको उनकी हैसियत बता दी। तो तेजस्वी यादव का ये ईगो हमको लगता है उनको हरवा सकता है। तेजस्वी यादव का जातिवाद उनको हरवा सकता है। तेजस्वी यादव हर कई बार देखा गया है कि ऐसा ऐसा काम कर देते हैं जिससे लगता है कि वो थोड़ा बहुत दिक्कत करते हैं। तेजस्वी यादव को अपर कास्ट हरवा सकता है। तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर जिस तरीके से कुछ कभी कभी बेकार बयान दे देते हैं, तो उन बातों को उनको समझना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव का एक दिक्कत जो हमको लोगों से सुनने को मिलता है, तेजस्वी यादव अप्रोचेबल नहीं है। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में है, अभी विपक्ष में है, आपको बेद बाबू कोई दिक्कत हुआ आप जाइएगा, उनसे मुलाकात आपकी अभी हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव जब सरकार में आते हैं तो आप कितना भी प्रयास करिएगा आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। उनके पास 3-4 लेयर का सिक्योरिटी है, संजय यादव से लेकर Z+ से लेकर सब सिक्योरिटी का लेयर है, और उस लेयर को पार कर पाना दिक्कत वाली बात है। नेता हो सकता है कि
अपना सिक्योरिटी में रहता है या एक लेयर होता है और होना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई अप्रोच ना कर पाए। रामविलास पासवान और लालू यादव नेता कैसे बने? नेता वो इसलिए बने कि उनका घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ था। गरीब आया, बैठा, वहां चाय मिला, सत्तू मिला, छाछ मिला, खाया पिया, उनसे बात किया और घर चला गया। तेजस्वी यादव के साथ ऐसा नहीं है। मॉडर्न जमाने के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रूट को भूलेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए, तेजस्वी यादव के बाद दूसरा जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो चिराग पासवान को लेकर के है। तो उनका स्ट्रांग पॉइंट पहले आप बताइए क्या? चिराग पासवान का स्ट्रांग पॉइंट यह है कि चिराग पासवान भयंकर मेहनती आदमी है। चिराग पासवान उनकी पार्टी के टूटने के बाद जितना मेहनत किए, वो मेहनत ये दर्शाता है कि चिराग पासवान हार मानने वालों में से नहीं है। और इस दुनिया का एक रूल है कि जो आदमी हार नहीं मानता है उसको जीतने से कोई नहीं, ईश्वर भी नहीं रोक सकते हैं। ईश्वर, भाग्य कुछ नहीं रोक सकता है। आदमी देर सवेर सक्सेसफुल होता है। जो आदमी मेहनती होता है उसको आप एक वक्त के लिए विलंब कर सकते हैं। चिराग पासवान के रास्ते में रोड़ा बने उनके अपने चाचा, जिस चाचा को उनके पिता ने राजनीति में लाया। लेकिन चिराग पासवान क्या कहिए, चिराग पासवान डटे रहे। चिराग पासवान बिहार भर घूमते रहे। चिराग पासवान ने मोदी जी के बारे में एक शब्द उल्टा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो भविष्य देख रहे थे। नीतीश कुमार क्या है? 43 सीट पर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है जिस राज्य में 243 को सीट हो? कभी नहीं, नॉट इमेजिनेबल। आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो आदमी बन गया है, 5 साल का कार्यकाल पूरा भी कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो आदमी विजनरी है, वो आदमी राजनीति को समझता है। अगर चिराग पासवान मोदी के साथ गाली गलौज कर देते, अभद्र भाषा का प्रयोग करते, तो क्या उनको 5 गो सीट मिलता? एक बात मान लीजिए कि चिराग पासवान 5 का 5 सीट निकाले हैं, ये बात सही है, लेकिन इसमें मोदी का, जदयू का भी खूब योगदान है। उनका वोट बैंक 6% का है। तो पहला स्ट्रांग पॉइंट है चिराग पासवान मेहनती हैं। दूसरा उनका स्ट्रांग पॉइंट है कि चिराग पासवान बहुत भयंकर विजनरी हैं। उनके जैसा विजन अभी किसी को नहीं दिखता है। और तीसरा स्ट्रांग पॉइंट है कि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। आप गांव में जाइए, पूछिए कौन नेता, अगर वो पासवान जाति का है तो वो कहेगा घर छाप। घर छाप मतलब होता है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो उनको देकर गए हैं, चिराग पासवान की खूबी यही है कि उन्होंने उसको इंटैक्ट रखा है और इसीलिए उनका नाम ज्यादा चर्चा में आता है। चिराग पासवान भी एक तरीके से लालू यादव या नीतीश कुमार की तरह ही बन जाएंगे एक अपने अंतिम दौर में। क्यों? क्योंकि देखिए, लालू यादव के पास भी कोई बहुत बड़का वोट बैंक नहीं है, 2 समाज का वोट है। चिराग पासवान के पास भी वही है, लेकिन वो इतना इंटैक्ट है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता है और चिराग बखूबी इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। उनका निगेटिव पॉइंट की अगर चर्चा की जाए जिसके कारण नुकसान हो सकता है, चिराग का निगेटिव पॉइंट यह है कि चिराग पासवान सब कुछ संभाल कर नहीं रख पाए। पहला बात तो ये, चिराग पासवान अगर वाकई में संभाल कर रख पाते तो पशुपति पारस उनके ताकत हैं। आज उनके कमजोरी बनकर पूरा जमाना उनको देख रहा है, लेकिन पशुपति पारस उनके ताकत बनकर रह सकते थे। अब चिराग से गलती हुई या पशुपति के दिल में खोट था, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि परिवार का फूट में दोनों आदमी का बराबर का हिस्सेदारी होता है। एक आदमी गलती नहीं करता ऐसा नहीं होता, दोनों आदमी कुछ ना कुछ करता है। तो पहला निगेटिव पॉइंट ये हुआ। दूसरा निगेटिव पॉइंट ये हुआ कि चिराग पासवान अपना वोट बैंक को प्रबल तरीके से बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। चिराग पासवान को पासवान का वोट इंटैक्ट करने के बाद अब आगे उठना चाहिए। आप जाके उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम देखिए तो वो आपको अपर कास्ट के मिलेंगे। आप उनके बड़े बड़े मतलब जो उनका वो है प्राधिकारी है उनके, तो उनको बड़े बड़े नाम मिलेंगे। जो उनका काडर है उसमें बड़े बड़े नाम मिलेंगे जो अपर कास्ट के हैं। लेकिन फिर भी वो इतना पैठ नहीं जमा पाए कि वो हक से ये कह सके कि हाँ, इस समाज पर मेरा कब्जा होने वाला है या हमने इतना प्रतिशत कर लिया है। ये उनका एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अब उनको बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उनका तीसरा निगेटिव पॉइंट ये है कि वो थोड़ा मोदी जी से ज्यादा ही प्रेम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने सबसे बराबर प्रेम किया। तो मोदियो जी बुला लेते हैं, लालू जी बुला लेते हैं, आरसीपीओ सिंह बुला लेंगे, कोई और भी बुला लेगा। उनको इंडिया गठबंधन वाला भी बुला लिया था। तो ये चिराग पासवान की कमजोरी है कि वो एक जगह बहुत स्टक हो गए हैं। मोदी जी आज नहीं तो कल हारेंगे। चिराग पासवान के पास लंबी उम्र पड़ी है, मोदी जी का उम्र अभी उतना नहीं है राजनीति वाला। तो हमको लगता है ये निगेटिव चला जाएगा। ये तीसरा नाम अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की चर्चा होती है तो सीधा सम्राट चौधरी का नाम लिया जाता है कि वो प्रबल दावेदार होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के। तो उनका स्ट्रांग पॉइंट क्या होगा और निगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है? सम्राट चौधरी का स्ट्रांग पॉइंट यह है कि सम्राट चौधरी वाकई में वैसे ही बोलते हैं जैसे एक नेता को बोलना चाहिए। अब देखिए, निगेटिव में आएंगे तो यही निगेटिव भी हो जाएगा, लेकिन पहले स्ट्रांग पे आ जाइए। देखिए, होता क्या है कि जब आप भाषण देते हैं, जब आप किसी के सामने पहली बार जाते हैं, तो आदमी आपको जज करता है आपके लुक से, आपके पर्सनालिटी से, आपके बोलचाल से, आपके व्यवहार से। सम्राट चौधरी का जो पहला चीज है वो इतना धांसू है, इतना शानदार है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। सम्राट चौधरी पहली बार किसी को दिखेंगे, उनका जो बोलने का टोन है, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो बात विचार है, उससे ये सीधा लगता है कि भाई साहब ये तो बड़े नेता हैं ही।
दूसरा बात, सम्राट चौधरी का जो विरासत है, राजनीतिक विरासत शकुनी जी का, वो सम्राट चौधरी अच्छे से कैरी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा को एक तरीके से कैटर करने का पूरा दमखम लगाए हुए हैं। और पहला बात तो यही उनका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि इतने तमाम नेताओं में से भाजपा ने उनको चुनकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चुनाव हारने के बाद उनको एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया गया, पंचायती राज का याद करिए आप। तो बहुत तमाम बातें हैं जो सम्राट चौधरी को एलिजिबल बनाती हैं। और निगेटिव पॉइंट ये है कि सम्राट चौधरी बस बोलते ही हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा को कैटर करना चाहते हैं, कैटर कर नहीं पाए हैं, ये दिक्कत की बात है। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपना कोई बेस नहीं बनाया है। बीच में 6 महीना के लिए भयंकर बेस बन रहा था, लेकिन वो फिर से भरभरा कर गिर गया। सम्राट चौधरी निगेटिव पॉइंट में ऐसे भी गए हैं कि अपना वो पगड़ी खोले हैं। जो मुरैठा मशहूर हुआ, वो मुरैठा का कोई अंत ऐसे हुआ जिसका कोई जवाब नहीं है। चलिए, आप इन नामों के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि हमने जो स्ट्रांग और निगेटिव पॉइंट पे बात की वो कितना सही और कितना सार्थक रहा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन।